ओम युवा भारत हासी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें। हित आहार विहार सेवी समीक्षकारी विषये स्वसप्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। मतिर्वचः कर्म सुखानुबन्धी सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः ज्ञानं तपः तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आयुर्वेद का विज्ञान यह बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान है जीवन के लिए, जीवन को स्वस्थ रखने के लिए, यदि हम बीमार हो गए हों तो ठीक करने के लिए। हम विविध विषयों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं और आयुर्वेद के अंदर जो त्रय उपस्तंभ के अंदर भी आहार निद्रा ब्रह्मचर्य कह करके जिसकी अत्यंत महत्वपूर्ण जो पिलर्स माना गया है उस पिलर में एक है भोजन। भोजन के विषय में हमने हालांकि कई जगह पर थोड़ी कई चर्चाएं की हैं। आज विशेष कर करके भोजन के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उससे महत्वपूर्ण जानकारियां, उन सब जानकारियों को लेकर के हम होंगे आपके बीच में। आज हम उस विषय में करेंगे चर्चा, तो निश्चित रूप से आप बने रहिए हमारे साथ। तो हम बताना चाहते हैं आपको कि भोजन कोई नई बात तो नहीं है। जब से हम पैदा होते हैं और जब तक जीवन रहता है हम भोजन करते हैं, परंतु भोजन सिर्फ भोजन के लिए नहीं अपितु भोजन स्वास्थ्य के लिए होता है, यही आयुर्वेद बताता है। तो स्वस्थकर भोजन कैसे बने, स्वस्थकर भोजन कौन सा भोजन हो सकता है, तो हम जानते हैं कि स्वास्थ्य के लिए भोजन महत्वपूर्ण है, परंतु भोजन में क्या क्या खाया जाए और भोजन की क्या महत्ता है, या हम कहें कि भोजन में किस बात का ध्यान रखा जाए, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और भोजन किस प्रकार का हो और किन परिस्थितियों में किया जाए, ये भी बड़ी बात है। हमको भोजन, भूख लगती है, हमको खाना है, पर कैसे खाना है, कब खाना है, किस स्टाइल से खाना है, छोटी बातें हैं पर बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। उन सब विषयों में हम आज आपको बताने वाले हैं। और आयुर्वेद में कहा कि बहुत विचार कर करके किन परिस्थितियों में कैसे भोजन किया जाए, तद अनुरूप ही आचरण कर करके हम भोजन के द्वारा पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद ने कहा कि यदि भोजन कैसे किया जाए, कब किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, इसको जानने से ही हम पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो यह जानना इसलिए जरूरी है कि रोगी होकर के चिकित्सा मजबूरी है। हम बार बार इस बात को आपको दोहराते हैं कि रोगी होकर के चिकित्सा मजबूरी है, हम रोगी ना हो यह करें, यह बुद्धिमत्ता है। तो बुद्धिमत्ता के लिए, पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हम आज भोजन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो आयुर्वेद के अंदर बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई है भोजन के विषय में। जो चरक के अंदर कहा कि स्निग्धम स्नियात, यानी कि हम जो स्निग्ध भोजन है उसी को ही खाना चाहिए। यानी
भोजन के अंदर हमेशा स्निग्ध पदार्थों की चर्चा आयुर्वेद में की गई है कि स्निग्धता रहित रुक्ष भोजन को तो हमारे यहाँ भूत भोजन कहा गया है। यानी कि जो रूखा सूखा है वह आदमी का खाना नहीं, वो भूत का खाना है। हालांकि आजकल कहते हैं हम चिकनाई नहीं खाते हैं, हम फैट नहीं लेते हैं, हम घी नहीं लेते हैं, घी तो ये करता है वो करता है। मेरे भाई, गाय का घी को तो अमृत कहा गया है। थोड़ा सा घी गाय का न मिले तो चाहे भैंस का भी खाना पड़े, पर घी भोजन में थोड़ा सा होनी चाहिए, या मक्खन होनी चाहिए। और तेल के रूप के लिए भी जो कहा गया है कि जो तेल की जो स्निग्धता है, जो आजकल जो लोग जो है स्निग्धता को छोड़ करके रिफाइंड की बात करते हैं, क्षमा करिएगा, रिफाइंड तेल को आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत स्वास्थ्यकर तेल नहीं माना जा सकता है। इसीलिए तेल होना चाहिए, तेल इसीलिए तिल की वजह से तिलेसु तैलम, यानी कि तिल के द्वारा ही उसको तेल संज्ञा दी गई है। तिल हो, सरसों हो, इसका तेल होना चाहिए, या मूंगफली हो या नारियल हो। तिल, मूंगफली, नारियल और सरसों, इनका यदि आयुर्वेद में तेल के रूप में प्रयोग किया गया है, इसके अतिरिक्त शुद्ध रूप से घी का ही हमको प्रयोग करना चाहिए। तो भोजन तेल के साथ नहीं खाया जाता। हालांकि बंगाल, बिहार आदि में जब लिट्टी चोखा बनाते हैं, जब आलू का वो बनाते हैं, भुजिया बनाते हैं, तो तेल के द्वारा भी, कच्चे तेल को मल करके भी, या मूढ़ी वगैरह खाते हैं तो भी तेल डाल करके भी डायरेक्ट खाते हैं, वो भी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। दक्षिण भारत में भी नारियल के तेल को डाल करके भोजन में या सीधे तौर पर भी भोजन सेवन किया जाता है। और अभी तो ये भी अनुसंधान हुआ है कि नारियल का तेल यदि प्रतिदिन 1 चम्मच पिया जाता है तो भी बहुत स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। यदि प्रतिदिन आप 1 चम्मच सरसों का तेल भी पी लेते हैं तो वो भी शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है। इस तरह से जो प्राकृतिक भोजन है, तो प्राकृतिक भोजन के अंदर भी प्राकृतिक स्निग्ध पदार्थों की उचित मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। और लोग कहते हैं कि आजकल की तो कहानी, आचार्य जी क्या कहें, कोई हृदय रोग से पीड़ित है, कोई ब्लड प्रेशर है, कोई मोटापा है, तो बोले क्या करें, क्या अभी खाना चाहिए क्या? तो उन लोगों के लिए भी मेरा निवेदन है कि इनके जो डर से जो घी आदि का प्रयोग बिल्कुल ना कर करके जो लोग रूखा भोजन कर रहे हैं, ये अनुचित है। उसमें ज़रूर आप थोड़ा सा स्निग्ध पदार्थ जरूर डालिए, क्योंकि कभी भी जो गाय का घी होता है वो कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाता है, और घी या तेल से इससे फैट नहीं बढ़ता है। नहीं तो जो नहीं खाते, रूखा सूखा खाते, उससे भी बढ़ेगा। सिस्टम को ठीक करिए, सिम्टम से मत डरिए। हम, क्योंकि हमारी आदत हो गई है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, सिम्टम के हिसाब से हम बचने का प्रयास करते हैं। जिस कारण से मेरा सिस्टम खराब है, उसको यदि हम ठीक करने का प्रयास करें तो हम रूखा भोजन कभी ना करें। तो जहाँ घी तेल आदि की घी तेल से भोजन स्वादिष्ट भी तो बनता है। घी थोड़ा सा 1 चम्मच घी दाल में डाल दीजिए, क्या स्वाद, दाल का स्वाद आपको मिलेगा। आप 1 चम्मच घी को जो है चावल में डाल दीजिए, बड़ा स्वादिष्ट लगता है, तो रुचि भी उत्पन्न होती है, मुलायम भी भोजन बनता है। आप देखेंगे घी डाल करके थोड़ा चावल में डाल देंगे, फिर आप देखिए कि कैसा सॉफ्ट लगता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब सॉफ्ट होने से भोजन में रुचि उत्पन्न होती है, फिर उससे पाचक अग्नि भी तीव्र हो जाती है, उससे जो है जठराग्नि भी तीव्र हो जाती है, भोजन सुपाच्य बन जाता है। जो तीव्र जठराग्नि को बना दे, जो सुपाच्य बना दे, तो बल और आयु की वृद्धि भी करने वाला भोजन होता है। तो इसीलिए बल की प्राप्ति के लिए, आयु की वृद्धि के लिए आयुर्वेद में कहा कि स्निग्ध द्रव्य से युक्त भोजन का ही हमको ग्रहण करना चाहिए। इसी से आपकी इंद्रियां भी दृढ़ बनेंगी। जब आयु की वृद्धि होगी, शरीर बनेगा, तो इंद्रियां भी मजबूत बनेंगी, और इंद्रियां ठीक होंगी तो रंग का निखार भी होएगा। और घी आदि यदि स्निग्ध पदार्थों के सेवन से वात का अनुलोमन भी होता है, मल विसर्जन में भी सुविधा होती है। इसीलिए घी का सर्वथा त्याग करने की अपेक्षा आराम तलवी का त्याग करिए। यानी कि हम घी न खाएं, ये न खाएं, ये छोड़ दें, एक ही काम छोड़ दो, आलस्य छोड़ दो, परिश्रम करो, व्यायाम करो। ये करने की चीज़ है, छोड़ने की चीज़ों को छोड़ना चाहिए, करने की चीज़ों को करना चाहिए। परिश्रम छोड़ दिया, शारीरिक श्रम छोड़ दिया, इसको मत छोड़िए, फिर आपको घी नहीं छोड़ना पड़ेगा, आपको चिकने और जो स्निग्ध द्रव्य हैं वो नहीं छोड़ने पड़ेंगे। तो ऐसा करने पर आप स्निग्ध भोजन के लाभ से कभी भी आपको वंचित नहीं होना पड़ेगा। और चरक में ऋषि और भी कहते हैं कि भोजन स्निग्ध तो होना चाहिए। और भोजन कैसा होना चाहिए? कहा कि ताज़ा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, उष्णम स्नियात, यानी कि हम जो उष्ण भोजन है वो करें, हमेशा ताज़ा भोजन करना चाहिए। ताजे का अर्थ गर्म, गर्म का मतलब
एकदम गर्म नहीं, यानी ताज़ा भोजन होना चाहिए। ऐसा भोजन जो है स्वादिष्ट होने के साथ साथ पाचक अग्नि को बढ़ाने वाला होता है, सुपाच्य होता है, वात का जो है अनुलोमक होता है। इसके लिए कहा कि जो पौष्टिकता चाहिए, शरीर में सेहत चाहिए, तो बासी भोजन का बहुत ही निषेध है। ठंडा भोजन, भारी भोजन, तामसिक भोजन, इनका आयुर्वेद के अंदर बहुत ही निषिद्ध है। इसीलिए जो फ्रिज में रखी हुई चीज़ें हैं या गर्म कर करके बार बार बने हुए को बासी को बार बार गर्म कर करके खाना, इसीलिए पिज्ज़ा, बर्गर, ब्रेड, जितने भी इस तरह के जो आइटम्स हैं, ये आयुर्वेद की दृष्टि से ये बासी भोजन का हमेशा ही निषेध किया गया है। इससे बहुत तरह की बीमारियां हो सकती हैं, परेशानियां हो सकती है। प्रिजर्वेटिव्स डाल करके भी लेने के लिए बिल्कुल ही निषेध किया गया है, परंतु मजबूरी है, आज समय का अभाव है, भागम भाग की ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ों में प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। उसकी एक लिमिट होती है, मात्रा होती है। FSSAI जैसे जो गाइड करने वाली संस्थाएं होती हैं, उनके गाइडलाइन के अंदर डाला जाता है। हम लोग भी कई द्रव्यों में हमको डालना पड़ता है, परंतु आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो उसको कभी भी उचित माना नहीं गया है। तो परंतु रखना मजबूरी है, तो यदि रख करके खराब होने से अच्छा उन द्रव्यों का सेवन को आपको ले सकते हैं। परंतु आज पूरी दुनिया में महामारी की तरह से जो मोटापा बढ़ रहा है, तो इसका कारण भी है फास्ट फूड, जंक फूड और डिब्बा बंद जो फूड है। और आप देखते हैं अमेरिका जैसे देशों में, जो आज हम जिसको विकसित देश कहते हैं, उस विलासितता की वजह से, जंक फूड और फास्ट फूड की वजह से आप देख सकते हैं कि कोई भी महामारी बीमारी आने पर भी उनके शरीर के अंदर जो रेजिस्टेंस पावर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो भी खत्म हो चुकी है। ये इसीलिए हुई ना कि जो जंक फूड और फास्ट फूड खाते हैं, उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता की न्यूनता हो जाती है। कोई भी बीमारी जल्दी आक्रमण कर सकती है, और इसके अलावा आपके शरीर में मेद और चर्बी की भी वृद्धि हो जाएगी। मानसिक रूप से आप कमजोर हो जाएंगे, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, कोई भी चीज़ आपको जल्दी से विचलित और प्रभावित कर सकती है। इसके लिए भी आहार ठीक होना बहुत ज़रूरी है, और हम सबको इस बात के लिए ध्यान देना चाहिए कि दुनिया के अंदर जितनी भी बीमारियां आज हो रही हैं या होने वाली बीमारियां हैं, उन सब का कारण है कि जो हमारा आहार है वो अनुचित आहार है। हम जो खा रहे हैं वो अनुचित खा रहे हैं, इसलिए हम रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। आज हम जूस भी पीते हैं तो डिब्बा बंद जूस पीते हैं, फल भी खाते हैं तो विविध तरह के कृत्रिम तरह से उसको बचा करके ठंडा करके रखा हुआ हम खाते हैं। इसके लिए वो ध्यान रखिए, शास्त्र कहता है सब कुछ प्राकृतिक होना चाहिए, चाहे वो भोजन है, चाहे वह जीवन है, चाहे वो फल है, चाहे सब्जी है, चाहे अन्न है। इसीलिए कहा कि प्राकृतिक फल और जूस, ताज़ा बने भोजन का सेवन वो सर्वोत्तम होता है, इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए। तो भोजन ताज़ा हो, स्निग्ध हो, ये तो हो, इसके अलावा क्या हो, भोजन जो है देखने में भी सुंदर हो। जब मैं देखता हूँ कई लोग जब वो खाते हैं ना, पिज्ज़ा खाते हैं, पिज्ज़ा खाते समय जब वो लेसा लेसा सा निकलता है, ऐसा लगता है कि वो आंतड़ियाँ जैसे खींच रहा हो, इतनी शरीयल सा, इतना भोजन की शक्ल ही ठीक नहीं है। तो आयुर्वेद में तो निषेध किया है। तो पिज्ज़ा खाने वाले तो आयुर्वेद की जो भोजन की सुंदरता वाला सिद्धांत का आप जो है उसका पालन आप नहीं कर रहे। वो मैंने देखा जो डबल रोटी बहुत बुरी नहीं लगती है, बर्गर के रूप में जब देखते हैं कि उसके अंदर सब तरह का दे, टमाटर दे, ये वो डाल करके जब खाते हैं, जब वो आधा मुंह में आधा बाहर, ऐसे फोटो कैसा लगता है। वो सच में ऐसा लगता है जैसे ना जंगली जो बिल्ली है ना, वो किसी जानवर को मुंह में दबा करके घूम रही हो, ऐसा लगता है। तो ये भोजन की इनका जो वर्णन है हमारे शास्त्रों की दृष्टि से उचित नहीं है मेरे भाई। हमारे यहाँ तो भोजन को सुंदर ढंग से पकाया जाता है, सुंदर ढंग से काटा जाता है, सुंदर ढंग से खाया जाता है। और ऐसे जिम एंड बैंड वाले आप देखोगे जो चाइनीज भोजन है, आपको हमने देखा इतने कीड़े मकोड़े, सड़े गले, वो देख करके आदमी को हिक होने लगे, उल्टी होने लगे, वॉमिटिंग होने लगे। आयुर्वेद की दृष्टि से ऐसे भोजन त्याज्य हैं। ऐसे भोजन का जो है कभी भी सेवन के लिए आयुर्वेद के अंदर निषेध किया गया है। तो भोजन देखने में भी सुंदर होना चाहिए। कैसा सुंदर होना चाहिए? रंग भी बहुत अच्छा हो, गंध भी बढ़िया हो, स्वाद भी हो, और आदमी छुए भी ना तो बस मन करे कि बस इसको अभी खा ले बस। तो ऐसा भोजन ना हो जो देखने में भी आंखों को ना भाता हो, जिसकी रंग अच्छा ना हो, गंध अच्छा ना हो। तो कहा कि भोजन सुंदर हो तो ही आपको सेवन करना चाहिए, यानी देखते ही मन करे कि हाँ ये खाना चाहिए। पर हमारा मन ही खराब हो
तो फिर मन कैसे सही वस्तु का चयन करेगा। तो मन को ठीक रखने का काम भी आयुर्वेद ही बताएगा। उसकी हमने चर्चा करी, अभी भोजन की हम बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि रुचिकर जो भोजन है, भोजन देखते ही भोजन के प्रति रुचि होने लगे, ऐसे भोजन का आप ग्रहण कर लेना। जब हम देखते हैं, हमारे यहाँ तो गोलगप्पे भी देख कर मुँह में पानी आता है, ये रुचिकर भोजन है। हम देखते हैं बढ़िया भोजन, खीर बनी हुई है, एकदम आनंद आता है, लड्डू देखें तो जी करता है कि हम खाएं। तो ये भोजन के सुंदरता का एक पर्याय है, प्रतिरूप है। इस तरह से हम भोजन का जब पाचक रसों का स्राव भी अनुकूल रूप से होने लगता है। इसीलिए कहा कि भोजन में रुचि बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आप बहुत सुंदर भोजन का ग्रहण करें, पर इसमें सिर्फ भोजन भी रखने वाले पात्र, दुर्भाग्य आजकल जो है पात्रों पर बहुत ध्यान नहीं दिया जाता है। आदमी जी करे तो कुछ भी ले रहा है। वो क्या कर रहा है, वो जो है कोई प्लास्टिक का ले रहा है, कोई आजकल जो है वो बोन की जो अलग अलग तरह की प्लेटें बनी हुई हैं। हमारे यहाँ तो धातुओं की बनी हुई बर्तनें, हमारे यहाँ तांबा, पित्तल, सोना, चांदी, ये इस पात्र स्वच्छ भी लगते हैं, सुंदर भी लगते हैं, आकर्षक भी लगते हैं। और इतना ही नहीं, इसमें बड़ी बात यह है कि अलग अलग रोगों के हिसाब से अलग अलग धातुओं का, अलग अलग पात्रों का वर्णन भी हमारे आयुर्वेद में किया गया है। यदि उन पात्रों के हिसाब से यदि हम खाना खाते हैं तो बहुत तरह के रोगों से भी बचते हैं। इसलिए कहा कि जो पात्र है वो सुंदर भी होना चाहिए, आकर्षक भी होना चाहिए। और रोगी, जैसे कोई रोगी है तो उसके लिए ध्यान रख लेना चाहिए कि एक ही तरह की जो भोजन करता है तो उससे अरुचि उत्पन्न हो सकती है। तो इसके लिए वो थोड़ा सा भोजन भी विविधता भी होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की बात है, यानी कि जो भोजन जिस पात्र में कर रहे हैं वो भी बहुत सुंदर होनी चाहिए। और इतना ही नहीं कि भोजन कैसे करें, कहाँ सुंदर और एकांत स्थान होना चाहिए भोजन करने के लिए। हमेशा हमारे यहाँ आपने देखा होगा, घरों में भी पहले होता था, जब भोजन करते थे तो पहले मंत्रों का उच्चारण होता था। मंत्रों का उच्चारण के साथ साथ में हम क्या करते थे कि बैठ करके कहते थे, हमारे यहाँ बुजुर्ग बड़े कहते हैं, भोजन करते समय चुप रहो। यदि कोई बच्चा बोलता भी तो कहते हैं भोजन करते समय बेटा नहीं बोलना चाहिए। दुर्भाग्य से आज जब भोजन होता है, विवाह में, शादियों में, पार्टी में जब आप जाते हैं, खाना खाते हैं, तो इतनी जोर जोर की आवाज़ें होती, इतनी जोर जोर के बैंड बाजे ऐसे बजाए जाते हैं, इतनी शोर जबरदस्ती किया जाता है। उसी शोरगुल में बैठ करके आदमी खा रहा होता है। चलो शादी विवाह पार्टी की तो कभी कभी की बात है, पर जब भी खाना खा रहे होते हैं, आपके घर में टीवी का जो वॉल्यूम है, बहुत तेज आवाज़ में टीवी चल रहा है, उधर से कोई हल्ला कर रहा, कोई बर्तन गिर रहा, कोई रसोई में से खटपट की आवाज़ आ रही है। इस तरह की जो स्थितियों में सेवन भोजन करने के लिए हमारा निषेध है। और ध्यान रखिए, इस तरह की स्थिति में यदि हम भोजन करते हैं तो हितकारी नहीं होता, रोगकारी हो सकता है। रोगकारी होने के कारण से वह जो है हमको विविध रोग को बहुत उत्पन्न करने वाला बनता है। तो इसीलिए कहा कि जब हम भोजन करें तो उस समय पर जो है बहुत शांत होनी चाहिए, एकांत जगह होनी चाहिए और पवित्र और सुंदर स्थान में बैठ करके जब हम भोजन करते हैं तो मन शांत रहता है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप आदत बनाइए घर में बैठ करके, घर पे शांत वातावरण में, जैसे माताएं बहनें भोजन भी पकाती हैं तो एक साथ चाहे भोजन पका करके सब सामूहिक रूप से बैठिए, बैठ करके शांति से भोजन करिए। शांति से भोजन करेंगे, बैठ करके भोजन करेंगे, एक साथ भोजन करेंगे तो इससे प्रेम बढ़ेगा, मैत्री बढ़ेगी, पवित्रता बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति भावनात्मक रूप से लगाव बढ़ेगा। पर आप बैठे हैं, किचन में शोरगुल हो रहा है, सामने टीवी चल रहा है, फिर खा रहे हैं, बीच बीच में आपको 2-4 फोन भी सुनने पड़ जाते हैं, तो ये विविध तरह के कार्यों के साथ खाएंगे, मन अशांत होगा। अशांत मन से खाएंगे तो भोजन में रुचि नहीं होगी, रुचि नहीं होगी तो पाचन नहीं होगा, पाचन नहीं होगा तो रस नहीं बनेगा, रस नहीं बनेगा तो फिर जाकर के सेहत कैसे बनेगी, सेहत नहीं बन सकती, उससे आप बीमार हो जाएंगे। इसीलिए ध्यान दे करके आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त तो बैठने के लिए बात, हमारे यहाँ जो परंपरा रही है, भोजन करते समय हमको बैठ करके भोजन करना चाहिए। हमारा जो आसन है वो बहुत व्यवस्थित हो, नीचे बैठ करके खाना खाएं। टेबल में बैठ करके जब खाना खाते हैं तो जो हमारे जो पेट की स्थिति होती है ना, वो पेट की स्थिति जब हम देखते हैं ऐसे टेबल पर जब हम बैठते हैं तो पता भी नहीं चलता कब कितना भोजन खाना है, कितना नहीं खाना है, कब पेट भरा। पर जब पालथी मार करके बैठते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा भोजन होने पर पेट में थोड़ा सा प्रेशर पड़ने लगता है, तो हमको लगता है कि अब नहीं खाना है। तो पालथी मार करके बैठिए, नीचे बैठिए, सामने यदि आपने कोई छोटी सी चौकी रखी है तो बहुत बेहतरीन है। इस तरह से भोजन करना चाहिए, साथ में बैठ करके करना चाहिए, सामूहिक भोजन करना चाहिए, परंतु मन जगह शांत होनी चाहिए और एकदम
एकदम एकांत होना चाहिए। एकांत का अर्थ ये नहीं कि अकेले खाना खाएं। अकेले खाने के लिए तो केवल आगो भवति केवल आदि कह करके शास्त्रों में मना किया गया है कि यदि कोई भोजन है, कोई भोजन आपके पास आया भी है, तो यदि आपके आसपास में कुछ दूसरे लोग हैं तो जरूर पूछना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है, हमारी प्रकृति है। उनको पूछिए, उनको पूछ करके खिलाइए। यदि बहुत सारे लोग बैठे हैं तो प्रयास करिए या तो उनको साथ में खाना खिलाइए या अन्यथा वो जाने के बाद में अकेले बैठ करके खाइए। यदि दूसरे बैठे हों तो उनके सामने अकेले खाना खाओगे तो आपका मन भी कहीं ना कहीं कहेगा कि वो देख रहा है, वो देखने वाला भी कहेगा कि ये कैसा आदमी अकेले खाना खा रहा है। तो ये हमारी संस्कृति और हमारी प्रकृति नहीं है, इसलिए कहा कि अकेले खाइए। यदि आपको समूह में खाने वाले हैं तो समूह में खाइए, पर बैठ करके खाइए और शांति के साथ खाइए। अशांति के साथ नहीं खाना है, मन में अशांति नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो भोजन पाचन पर भी क्या कि विपरीत प्रभाव डालेगा ये। और भोजन करते समय हमको एक पवित्र कर्म मान करके भोजन करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं ना अग्निहोत्र, अग्निहोत्र का अर्थ होता है जब हम अग्नि में द्रव्य डालते हैं और डाल करके हम कहते हैं कि ये जग कल्याण के लिए लाभकारी है। इसी तरह से जब जठराग्नि के अंदर हम द्रव्य को डालते हैं वो भी एक तरह से अग्निहोत्र है। उसके द्वारा देह की पुष्टि के द्वारा हम जग के कल्याण के लिए काम करते हैं, तो यह भी अग्निहोत्र ही है। यह जो हम जो सेवन करते हैं, तो इसीलिए आयुर्वेद के अंदर में जब भोजन करते समय हमारे यहाँ जो विशेष कर करके बात की गई, प्रार्थनाएं की जाती हैं। हम खाना खाने से पहले इसीलिए प्रार्थना करते हैं। जब भोजन के लिए बैठते हैं तो बैठते समय हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं आचमन। ध्यान रख लीजिएगा, आचमन क्यों किया जाता है? आचमन इसलिए किया जाता है कि कफ हो या उस समय पर बलगम हो, गले में थोड़ी खुश्की हो, तो 2 घूंट पानी पीने से वो आराम से निकल जाता है। निकल जाने से इसीलिए आचमन का विधान किया गया कि खाना खाने के लिए बैठें तो उससे पहले आप क्या करें, आप 3 घूंट पानी ले लीजिए, चाहे अंजलि से पानी ले लें, चाहे वो आप जो है उसको चाहे बर्तन से गिलास से 2 घूंट पी लें। पी करके फिर आप भोजन प्रारंभ करें। और जब मंत्रों का उच्चारण हम इसलिए करते हैं, ओम अन्नपते अन्नस्य नो देहि अन्नमेवस्य सुष्मणा, कि हे प्रभु, हे अन्न का देने वाला प्रभु, तेरी कृपा से हमें ये अन्न की प्राप्ति हुई है। वो अन्न देने वाला, मेरी थाली में जब अन्न पहुंचा है तो किसान से लेकर के पैदा करने वालों से लेकर के न जाने कितने लोगों का हाथ है, उन सब की कृपा से, उन सब के तप और पुरुषार्थ से आज मुझे अन्न प्राप्त हुआ है। हे प्रभु, इसी तरह से ये अन्न देना, इस अन्न को मैं एक यज्ञ की तरह से, एक आहुति की तरह से ग्रहण कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं इस दोष से बचूं। तो अन्न का ग्रहण कर करके मैं देश, समाज, राष्ट्र के लिए लाभकारी बनूं। इस तरह से जो है एकाग्र होकर के भोजन करने की बात हमारे शास्त्रों में की गई है। तो आचमन करना, मंत्रों का उच्चारण करना, जिनकी वजह से हमको भोजन मिला है उसका धन्यवाद करना, ये सारी बातें बहुत ज़रूरी है आयुर्वेद की दृष्टि से। इस तरह से यदि हम भोजन करते हैं शांत और एकांत मन से, तब टीवी भी बंद, मोबाइल भी बंद, हल्ला गुल्ला भी बंद, किसी तरह का शोर शराबा नहीं। ये सब करना हमारे आयुर्वेद की दृष्टि से, शास्त्रों की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। और भोजन करते समय कभी भी ध्यान रखिए, कभी भी जूते चप्पल पहन करके भोजन कभी भी नहीं करना, क्योंकि जो जूते पहने होते हैं तो जो हमारी जठराग्नि होती है उससे मंद पड़ जाती है। नीचे टाइट होता है, नीचे की जो गर्मी होती है वो हमारी जठराग्नि की जो उष्णता को कम कर देती है। इसीलिए हमेशा हमारे यहाँ तो उल्टा जठराग्नि को तीव्र करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि भोजन से पहले हाथ पैरों को धो करके, पहुँच करके तब जा करके भोजन करने के लिए विधान किया गया। यानी कि पहले हाथ पैर धोइए, फिर जमीन में बैठ करके भोजन करने का हमारे यहाँ विधान है। खड़े खड़े खाने का हमारे यहाँ विधान नहीं है। दुर्भाग्य से आज फैशनवाद के चक्कर में हम जो है खड़े खड़े खाते हैं और न जाने खड़े खड़े क्या क्या करते हैं। तो जो काम जैसे करना चाहिए, जैसे शास्त्रों में लिखा है, हमको उसी तरह से करना चाहिए। तो जो घर में भोजन करते समय भी कहा कि हमारे यहाँ तो पुरानी परंपरा थी, भोजन बनने के बाद हमारी माता बहनें पहले रोटी, कुत्ते को पहले रोटी, जानवर को रख दिया जाता था। इसलिए जो भी हमारे इष्ट हैं, जो भी देवता है, परमात्मा है, उन सब का भी हमको धन्यवाद करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि पहले आचमन कर करके 2-3 घूंट जल पी करके हमको कफ की निवृत्ति करें। उसके बाद में शांतिपूर्वक जो अन्न हाथ से खाया जा सकता है, हाथ से ही खाना चाहिए। ये चम्मच कांटों का फैशन तो ये अंग्रेजों का फैशन है। जब हाथ से भोजन करते हैं तो ये जो पंच महातत्व का जो स्पर्श का जो प्रभाव है, अग्नि वायु आकाश पृथ्वी जल का जो पंच महाभूतों का प्रभाव है, उसका जो पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव है, वह भी हमको प्राप्त होता है। इसलिए ध्यान रखिए। और इससे पता भी चलता है भोजन ठंडा है, गर्म है। यदि ज़्यादा तेज़ गर्म है तो जो हाथ नहीं लगा सकते, वो निगल भी नहीं सकते। तो इतना ही हमको इस तरह से हम
आराम से भोजन का ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी में बैठ सकते हैं, पर प्रयास करिए कि हमको नीचे ही बैठना चाहिए, नहीं तो कुर्सी पर चलते हुए खाना नहीं खाना चाहिए। आजकल मैं देखता हूँ फैशन में लोग खाते खाते सड़कों में भी चल रहे हैं, खाते खाते जो है वो रास्ते में भी घूम रहे हैं। खाते खाते ये भी देखा गया कि जैसे आजकल फैशन में लोग खड़े होते समय जब पार्टी वगैरह में जाते हैं, प्लेटों में सामान ले रहे होते हैं, दुनिया लोगों से बात करते रहते हैं, मुंह में चब रहे, आधा मुंह में, आधा टपक रहा, आधा प्लेट में, आधे चलते हुए, आधे ध्यान में नहीं, कभी प्लेट किसी के सर पे मार दिया, कभी किसी के कपड़े खराब कर दिए। तो ये जंगलीपना है, ये कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं। बोला तो मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न नहीं है, जंगलीपना है। भगवान ने हमको इंसान बनाया है, इंसान के लिए जिन कर्मों को निर्धारित किया है उसी तरह से हमको भोजन करना चाहिए। ये मैंने बात करी शारीरिक दशा के विषय में। अभी भोजन की हम और चर्चा करेंगे, और दशाओं के विषय में हम चर्चा करेंगे, तो आप लगातार इसको आप सुनते रहिए। ऋषियों के ज्ञान से लेकर प्रकृति के वरदान तक, आयु के विज्ञान से लेकर आयुर्वेद के सिद्धांत तक, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के हर पहलू का प्रासंगिक विवेचन। ऋषिकल श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा सरल भाषा में स्वरचित सृजन, हिंदी अंग्रेजी सहित विश्व के 70 से अधिक भाषाओं में लाखों की संख्या में प्रकाशित बेस्ट सेलर अद्वितीय ग्रंथ आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य। आज ही करना है, आयुर्वेद से स्वस्थ जीवन का आधार पाएं।